तो आज शुरू करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो डबल खत्म ही मान लो, पर मान इसलिए लो कि भाई ट्रिपल के बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे ना जो बहुत कॉमन दोनों में होंगे, डबल और ट्रिपल में, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अब आप एक बार डबल कर लिए तो ट्रिपल भी कर सकते हो, फिर 4 टाइम्स भी कर सकते हो, फिर 5 टाइम्स भी कर सकते हो, है ना। तो आइडिया इज जनरलाइज्ड इन द सेम वे। ठीक, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। तो जो आइडिया हमने सेकंड डबल इंटीग्रल में फॉलो किया है, सेम आइडिया हम ट्रिपल इंटीग्रल में फॉलो करेंगे। तो पहले हमने जो इंटीग्रेशन निकाला था वो एक एरिया के रेस्पेक्ट में निकाला था ना, एक सरफेस के रेस्पेक्ट में निकाला था। अभी हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में किसी और फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हाँ मिलेगा क्या, ये इसको ज्योमेट्रिकली समझाना मुश्किल है, पर आप समझ सकते हो कि जो मिला है उसका जनरल वर्जन है, लेकिन वो एक्चुअली में कोई फिजिकल क्वांटिटी है ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे कि इवेल्युएट एक फंक्शन दे दिया है x²। तो मेन चैलेंज कहाँ है, लिमिट सेट करने में है। यहाँ आपको केयरफुल रहना है कि लिमिट क्या सेट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक फंक्शन है वेयर द रीजन इज एनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स। अब x=0 कौन सा प्लेन होता है, YZ प्लेन होता है ना। हाँ, तो YZ प्लेन होता है। और तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, ये सारा जो वॉल्यूम है ये टेट्राहेड्रन बनाएगा। टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स हो। ठीक है, जैसे क्यूबिक में 6 साइड्स होती है ना, टेट्राहेड्रन में 4 साइड्स होती है। हाँ, ओके। तो यहाँ पे है वेयर द रीजन इज एनक्लोज्ड बाय द प्लेन्स x=0। तो ये YZ प्लेन हो जाएगा, y=0, z=0, और ये x + y + z = a। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम x y 0 दे देंगे तो एक्सेस के वो क्या होंगे। यदि मैं एक्सेस के इक्वेशंस लिखना चाहूँ 3 डायमेंशन में, तो x का इक्वेशन क्या होगा, हाँ y=0, z=0, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लाइंस हैं उनको 2 प्लेन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि क्योंकि वो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है। ठीक है, तो इधर भी 2 प्लेन, जैसे x एक्सिस लेना है तो हमको 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको इमेजिन करना है कि ये क्या चीज़ है। हम देखेंगे कि जब मैं y और z दोनों 0 रख दूंगा तो x=0 है, x और y दोनों 0 रख दूंगा तो z=0 है। मतलब ये इस तरह के सिमेट्रिक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को। तो ये सबसे पहले इमेजिन करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो उसमें जैसे किया था ना, मान के चलो ऐसा स्ट्रक्चर था 2 डायमेंशन में, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो पहले इधर से इधर स्टार्ट किए, तो हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और इस कर्व के इक्वेशन जो कि y=x की फॉर्म में है या x=y की fy की फॉर्म में है वो लिखा हमने। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसा ब्लॉक लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा नीचे से, और ये जो प्लेन है इस प्लेन को टच करेगा वो। तो हम पहला इंटीग्रेशन करेंगे z का, क्योंकि हम z डायरेक्शन में ले रहे हैं, उसको अप डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हम जो पहले इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 = a - x - y लेंगे। ठीक है, हाँ उससे वो हीटिंग भी कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेम चीज करेंगे। अब हमको इस ब्लॉक को क्या करना है, इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक्सपेंड करना है ना। तो अब हम ये डायरेक्शन इमेजिन करेंगे, ये वाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये जो लाइन का इक्वेशन है यहां तक जाएंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y=x - a। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे नहीं, y=a - x, तो 0 से a - x। और थर्ड में हम क्या करेंगे, हम x डायरेक्शन लेंगे, तो इसको हमको सिंपली x एक्सिस ले लेना है। तो 0 से हम a तक जाएंगे, तो 0 से a तक जाएंगे। तो समझने वाली बात क्या है
कि जब हमारी बाउंड्री सब फिक्स है तो हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी फिक्स आना चाहिए, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो इसको लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन जो भी हम लेंगे वो कांस्टेंट होगा हमेशा, ठीक है। और पहले वाले में आप वेरिएबल रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, समझ गए, है ना। ऐसा नहीं करना है कि इस तरह का कोई केस नहीं बनेगा जिसमें फाइनल इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वेरिएबल आंसर आ जाएगा। वेरिएबल आंसर नहीं चाहिए, फिक्स कांस्टेंट आंसर चाहिए इसका, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेशन कर लिया, तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे a माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमने लिख दिया a माइनस एक्स माइनस वाई। फिर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का y आ जाएगा केवल, और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। फिर लिमिट लगा देंगे 0 से a माइनस एक्स, तो 0 से a माइनस एक्स लिख दिया हमने। क्या हुआ, 0 से a माइनस एक्स लिख दिया। तो अभी हमारा जो है लिमिट लगा देंगे ये वाली, तो हमको मिल जाएगा ये फाइनल, क्योंकि देखो यहाँ पर हम a माइनस एक्स रखेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे तो भी मिलेगा एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ ये हाफ है तो ये फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसका हाफ है, तो हम फर्स्ट इसको लिख देंगे हाफ, और ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्सपेंड करके, तो हमको कैलकुलेट कर लिया हमने, हमको फाइनल मिला 1/60 a की पावर 5। बताओ, ठीक है, उतार लिया सबने। y प्लस जेड कहाँ पे होगा, डायग्राम में ये में, ठीक है। y में हमने यहाँ रखा, तुम कह रहे हो ये x एक्सेस होना चाहिए, ये y एक्सेस होना चाहिए, एक आके बताओ मुझे ऐसे। हाँ इधर लिखा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, y प्लस जेड होगा, ठीक है। सबने उतार लिया, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन में कि हमको एरिया निकालना था, ठीक है। तो अब यदि हमको इस स्ट्रक्चर का टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बताओ, सेम कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना है। तो विद इन दीज लिमिट्स हम यदि 1 को इंटीग्रेट करें तो हमको इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने 1 रखा, मोस्ट कैलकुलेशन सेम थी, केवल एक्स स्क्वायर था यहाँ तक, तो हटा दिया हमने। और उसके बाद में जब फाइनल हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस ए पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और फिर हम इसमें लिमिट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा a पावर 3 डिवाइडेड बाई 6। ऑलराइट, तो इससे एक पॉपुलर फेमस इंटीग्रल हमको मिलता है, उसको हम कहते हैं डिरिक्ले इंटीग्रल, ठीक है। तो हम देखते हैं डिरिक्ले इंटीग्रल क्या है ट्रिपल इंटीग्रल में ही।
तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्टली इंटीग्रल का। फिर मुझे थ्योरी में जाना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोलो। इसका प्रूफ नहीं आएगा। उसका प्रूफ तो निकाल ही सकते हो आप। नहीं नहीं, इसका तो पहले वाले का तो निकाल ही सकते हो ना। जैसे निकाला है वैसे ही निकालना है। एक्स स्क्वायर का निकाला था, पूरे का निकालना है ना। तो इसको यूज करके बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, है ना। तो एक चीज हमने देखी थी, चलो पहले लिख लो। क्या कह रहे हो? ओके, उधर लिख देता हूं मैं। चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो एक चीज हमने देखी थी कि हम कार्टेशियन टू पोलर करते हैं तो आर डी थीटा हम डी आर लिखते हैं। तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा? मतलब मुझे जैसे एक टाइप के वेरिएबल से दूसरे टाइप के वेरिएबल के फॉर्मूले दिए जाएं, मतलब इक्वेशंस दिए जाएं, जैसे हमको दिया जाता है ना x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम इसको कोई जनरल वे में देखें, u v ले लें और उसके एक अलग इक्वेशंस हों, तो हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स कैसे करेंगे? ठीक है, तो वहां से एक और प्रूफ निकल के आएगा कि r क्यों लगाते हैं उसमें, dx dy की जगह हम r d थीटा d r क्यों लिखते हैं, इसका एक और प्रूफ हम उसमें से निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी तो 3 वेरिएबल की बात होगी, तो अब कैसे चेंज करना है ना। तो पोलर के 3 फॉर्म है ना। जब हम कार्टेशियन टू पोलर करते हैं तो 2 डायमेंशन में तो वो सिंपल है, 3 डायमेंशन में कैसे होता है बताओ? 3 डायमेंशन में पोलर के जनरलाइजेशन क्या है? थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपको कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 डायमेंशन में तो सिंपल था। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे 2 डायमेंशन में तो क्या था कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट है 2D में, तो ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, है ना। अब इसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये इसका जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा और इसकी जो लेंथ होगी वो आर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया पोलर फॉर्म में, राइट। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे समझोगे, यदि 3 डायमेंशन समझोगे और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो इसको पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? हाँ, हाँ करेक्ट। और फिर थीटा का किससे बनाएगा? एक्स और वाई के बीच में एंगल है, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा, तो मान के चलो कि ये यहाँ पे हमने बना लिया और ये एक्स वाई प्लेन है, तो यदि तुम इसको एक्स वाई प्लेन पे ले लोगे तो ये थीटा हो गया और जेड पे ये फाई हो गया, तो ये तो दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, रोटेट करेगा पाई से। चलो ठीक है, तो इसके बारे में सोचना आप लोग। इसको हम कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट को।
तो हम डबल इंटीग्रल देखते हैं पहले, और सेम चीज़ के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रल भी इसको फॉलो करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डबल इंटीग्रल। तो इसका दो जनरलाइजेशन होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक होता है जिसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं डबल इंटीग्रल। तो स्फेरिकल में इसको पूरा एक स्फेयर माना जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपको दो एंगल की जरूरत पड़ेगी, और सिलेंड्रिकल में क्या होगा कि आपको जेड एक्सेस ऐसे कैसे ही रखना है, जेड एक्सेस में कोई चेंज नहीं करना है, केवल एक्स वाई पोलर में रिप्रेजेंट होंगे, जेड ऐसे कैसे ही रिप्रेजेंट। तो इसकी जो हाइट होगी इस पॉइंट की जेड एक्सेस, तो वो जेड एक्सेस को डिनोट करेगी, और बाकी का जो चीज़ है जैसे हम पोलर में करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, ओके। तो हम आते हैं डबल इंटीग्रल पे। लेट एक्स वाई आर रियल, लेट एक्स एंड वाई इन region R are transformed as s equal to x uv and y equal to y uv। ठीक है, we assume that x uv and y uv are defined and have continuous partial derivatives in the region in UV plane। ओके, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पोलर में किया कार्टेशियन को, वैसे मान लो कोई और होता, कुछ भी हो सकता है ना, वो है ना, कुछ भी हो सकता है जो कैपेबल हो उस हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में टू डायमेंशन में, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल में क्या होगा कि जैसे हमने एक्स वाई ले लिया और रीजन आर ले लिया, तो रीजन का मतलब वही हुआ जैसे कि डिफरेंट रीजन्स हमने कंसिडर किए थे डबल इंटीग्रल में। जैसे कि हमने ये एक रीजन कंसिडर किया था, मान लीजिए इस तरह का रीजन कंसिडर किया था, तो ये एक रीजन है। अब ये है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में हम किसी और फंक्शन का क्या लेंगे, डबल इंटीग्रल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रीजन आर ट्रांसफॉर्म्ड एच एक्स इक्वल टू ये u और v का कोई फंक्शन और y इक्वल टू भी u और v का कोई फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। एक एग्जाम्पल इसको मान लीजिए। सो बी अज्यूम दैट, अब ये हमने अज्यूम किया कि अच्छे से डिफाइंड है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स है इन द रीजन आर स्टार। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा डीप मैथमेटिकल चीज़ है, तो इसको आप अज्यूम करके चलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये हो रहा है। ठीक है, तो अब आर स्टार क्या है, आर स्टार ये है कि जब इसी रीजन को मैं दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखूंगा तो सेम रीजन को हम आर स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हो गया आर स्टार इन यूवी प्लेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो रीजन तो रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा, आर वो चेंज हो जाएगा आर स्टार में, एक्स और वाई की जगह मैं उनके फंक्शंस रख दूंगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। डी एक्स वाई डी वाई की जगह मैं डी यू डी वी रख दूंगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जे। जे क्या है, जे है जेकोबियन। अब जेकोबियन एक ऐसी चीज़ है जो आपके दूसरी ब्रांचेज में भी खूब काम आएगी। ठीक है, दूसरे कैलकुलेशन, इसका कोई सिंगल यूज नहीं है यहाँ पे, इसका मल्टीपल यूज है। जेकोबियन को कैसे डिफाइन करते हैं, जेकोबियन को डिफाइन करते हैं, अब जेकोबियन का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम। जेकोबियन एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर यूज करेंगे। तो जेकोबियन है डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी। तो
तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सपेंड कर लेंगे कि हमको क्या करना है, x हमारा 2 का फंक्शन है, x क्या है, x हमारा फंक्शन है u का और v का, तो x का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y का u के रेस्पेक्ट में, y का v के रेस्पेक्ट में, इसका जो होगा वो हमारा जेकोबियन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पोलर पे ट्राई करके देखो कि पोलर फॉर्म में जेकोबियन क्या आता है, बताओ। ठीक है, तो हम देखते हैं पोलर फॉर्म एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, फाइंड जेकोबियन इन पोलर फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ जेकोबियन क्या होगा। इधर देखो, जेकोबियन हो जाएगा आपका डेल x बाई डेल आर। क्या हुआ, डेल x बाई डेल आर, डेल x बाई डेल थीटा, डेल y बाई डेल आर, डेल y बाई डेल थीटा। ठीक है, तो यह हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, फिर इधर आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, फिर इधर आ जाएगा y का आर कैसे तो साइन थीटा, और यहां पर हमारा आ जाएगा y का थीटा के रेस्पेक्ट में तो आर कॉस थीटा। तो क्या मिला, क्या है कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, आर आ गई ना। ठीक है, तो आर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यदि कोई फंक्शन है आर, रीजन आर में एफ एक्स वाई का डी एक्स डी वाई करूँगा मैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना है एकदम, है ना। तो मेरा ये क्या मिल जाएगा इसके बदले में, तो रीजन जो है वो रेस्पेक्टिवली पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसको, और एफ को हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पे, और आर साइन थीटा की फॉर्म में फंक्शन लिख देंगे। अब हम जेकोबियन लिखेंगे, क्या है जेकोबियन, आर, और फिर हम लिखेंगे डी आर और डी थीटा, तो ये मिल गया आर डी आर डी थीटा। ठीक है, तुमने पूछा था ना कल। हाँ, ठीक है, तो इस चेंज ऑफ वेरिएबल्स को हम कल इसको 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है।